गाइस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 क्लास 11th का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं जिसके अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स और कुछ आयंस आते हैं। हमारे जो हम बॉडी से मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस के एक्सक्रीशन की, उसमें हम बात करेंगे यूरिया के एक्सक्रीशन की। ठीक है, हमारी बॉडी में अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूरिया के। ठीक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और जो कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर नाइट्रोजन मिलता है। अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए कुछ पानी की ज़रूरत होती है, और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जिनके पास अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं वो यूरिया या यूरिक एसिड दोनों एक्सक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो लेकिन हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कुछ जानवर जो हैं जो ज़मीन पर रहते हैं लेकिन वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अब देखिए, वो जानवर जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अपन अमोनोटेलिक बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। इसके अंदर एग्जांपल जैसे बोनी फिशेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिशेस में बोनी फिशेस जो होते हैं वो अमोनोटेलिक हैं। ठीक है, जबकि अभी हम आगे देखेंगे मेरीन फिशेस जो होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं। तो बोनी फिशेस जो हैं वो अमोनोटेलिक हैं। इसके अलावा हमारे एक्वेटिक एम्फीबियंस जो हैं, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये तीनों ही अमोनोटेलिक होते हैं। फिशेस जो होती हैं वो अमोनिया को अपने सरफेस से भी रिलीज़ कर सकती हैं या फिर गिल्स के थ्रू निकाल देती हैं। ठीक है, उनके पास कोई अलग से किडनी नहीं होती। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकते हैं और यूरिक एसिड भी कर सकते हैं। जैसे मैमल्स की बात करते हैं, इंसानों की, या एम्फीबियंस हो गए, या फिर मेरीन फिशेस हो गई। ठीक है, ये यूरियोटेलिक होते हैं, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। हमने देखा था एक्वेटिक एम्फीबियंस अमोनिया निकाल रहे थे, जबकि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। बोनी फिशेस हमारी अमोनिया निकाल रहे थे, जबकि मेरीन फिशेस यूरियोटेलिक हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो हैं वो अमोनोटेलिक हैं, जबकि अपन नीचे देखेंगे बाकी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब यूरिक एसिड निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे एग्जांपल देखते हैं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले होते हैं एनिमल्स हमारे, वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक, और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। और यूरिकोटेलिक के एग्जांपल हमारे रेप्टाइल्स, एवियंस मतलब हमारे बर्ड्स, हमारे लैंड में रहने वाले स्नेल्स और कुछ इंसेक्ट्स। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। अमोनिया जो होता है वो टूट करके हमारी बॉडी में बनता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारे लीवर में। और यूरिया का एक्सक्रीशन बॉडी में कहाँ से होता है? तो यूरिया का एक्सक्रीशन होता है हमारी किडनीज से। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर में। ठीक है, फिर देखिए हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या हमारे लोअर फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास बहुत सिंपल सा ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उनके पास कोई किडनी नहीं होती। जबकि जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जिनको अपन किडनी बोलते हैं। यहाँ ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की। ठीक है, फिर देखिए हमारे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, जैसे हमारे फ्लैट वॉर्म हो गया, प्लानारिया, इसके अलावा रोटिफर्स और कुछ एनालिड्स और सेफेलोकॉर्डेटा जैसे एम्फियोक्सस, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। प्लानारिया, एनालिड्स के और हमारे सेफेलोकॉर्डेटा जैसे एम्फियोक्सस। तो प्लानारिया और एम्फियोक्सस इन दोनों के पास मिलता है हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये हमारे आयंस और वाटर वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प नहीं करते। तो प्रोटोनेफ्रिडिया सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जबकि हमारे पास जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और कुछ और एनालिड्स, उनके पास मिलता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकालते हैं। इसलिए तो देखिए नेफ्रिडिया जो होते हैं ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं और हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकालते हैं, जबकि प्रोटोनेफ्रिडिया सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, मतलब सिर्फ वाटर बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प नहीं करते। ठीक है, हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास अपन को मिलती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर जैसे एग्जांपल हो गया कॉकरोचेस। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में और ऑस्मो रेगुलेशन करने दोनों में ही हेल्प करते हैं। जो हमारे प्रॉन्स होते हैं जैसे क्रस्टेशंस जो हैं इनके पास एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स अपन को मिलते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं इस पैराग्राफ के सारे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और आए हुए भी हैं कई बार क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा सा एक बार अपन पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये जो किडनी दिख रही है दोनों, इनके ऊपर लगा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हुआ होगा। तो किडनी के ऊपर लगा हुआ था एड्रिनल ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड इतना अच्छे से चिपका हुआ था किडनी से कि इसको सर्जरी करके भी अब रिमूव कर पाना इतना आसान काम नहीं है।
ठीक है। फिर किडनी जो होती है, किडनी हमको बीन शेप की दिखती है। ये जो लाल कलर के बीच में दिख रही है ये है हमारी एओर्टा। ये एओर्टा वो है जो हमारे हार्ट से आई है आर्टरी है और किडनीज़ को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये जो लाल कलर की जो हमारी एओर्टा है, इससे जो किडनी के अंदर जा रही है ये हो गई हमारी रीनल आर्टरी। रीनल मतलब होता है किडनी, तो जो किडनी को सप्लाई कर रही है वो है रीनल आर्टरी। इसी तरह से किडनी से जो ब्लड लेकर के आएगी वो कहलाएगी हमारी रीनल वेन। तो ये ब्लू कलर की जो पीछे दिख रही है ये है रीनल, ये हमारी वेन है, ठीक है। रीनल वेन गई इसमें जाके मिली, और ये नीचे हमारी ये जो पीछे जो ब्लू कलर की दिख रही है इन्फीरियर वीना कावा। ये इन्फीरियर वीना कावा ऊपर जाएगी और हार्ट में जाकर के उसके राइट ऑरिकल में खुल जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। देखो किडनी के स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमको 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेड्यूला और सबसे अंदर है पेल्विस, ठीक है। तो ये पेल्विस जैसे ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में ये पेल्विस होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एक पेल्विस है। ये पेल्विस जो है ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। किडनी को अगर अपन 3 हिस्सों में बांटें तो किडनी का सबसे बाहर वाला पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स। अंदर वाले ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको कहते हैं अपन मेड्यूला, और सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर है पेल्विस। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में ही हमारे नेफ्रॉन्स लगे हुए होते हैं। वो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में है या कॉर्टेक्स में ज़्यादातर उनका पोर्शन है वो कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन्स जो कि कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं लेकिन मेडुला में काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन जिनका मेडुला में है वो कहलाते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन्स से बनती है यूरिन। ये यूरिन जाकर के हमारे पेल्विस में इकट्ठी होगी और पेल्विस से फिर होते हुए, पेल्विस से यूरेटर के थ्रू होते हुए ये पहुंच जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये से फिर ये ओपन किस में हो जाएगी हमारी यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए बॉडी से ये बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब देखो हमारी ये किडनीज जो होती हैं कितनी होती हैं, तो हमारे पास 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं हमारे पास, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक होती है हमारे पास यूरेथ्रा, ठीक है। मेल और फीमेल में अगर बात करें तो किसकी यूरेथ्रा बड़ी होगी, तो मेल्स की यूरेथ्रा बड़ी होती है, क्योंकि मेल में पेनिस से पूरा होते हुए गुजरती है यूरेथ्रा, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा जो होती है वो बहुत छोटी होती है। किडनीज जो होते हैं कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, हमारे पेट में या एब्डोमेन की बात करें तो किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो किडनी हमारे पीछे जो पोस्टीरियर हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है, या हमारी एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल वाले पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में ये चिपकी हुई होती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हमारी लास्ट थोरेसिक मतलब T12 वर्टिब्रा से लेकर के L3 वर्टिब्रा तक, 3rd लंबर वर्टिब्रा तक ये लोकेटेड होती है। किडनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारा 120 से लेकर के 170 ग्राम, ठीक है। तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़। फिर देखिए किडनी जो होती है उसका जो इनर सरफेस होता है, ठीक है, वो कॉनकेव होता है, और कॉनकेव वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये जहाँ पर पेल्विस दिख रहा है ना, ये यहाँ से जहाँ से आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका यूरेटर निकलते हुए किडनी से, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है हाइलम। हाइलम वो जगह है जहाँ से यूरेटर निकलता है, जहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर होते हैं, जहाँ से वेन्स बाहर निकल करके आती हैं, और जहाँ से नर्व्स एंटर होती हैं। तो ये एक कॉमन सरफेस है जहाँ से हर एक चीज़ अंदर बाहर आने का रास्ता किडनी में केवल यहीं से है, हाइलम से। फिर अपन बात करते हैं तो हाइलम की। फिर यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इनको अपन पिरामिड बोल रहे हैं, ठीक है, इनको रिनल पिरामिड्स बोला जाता है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये पिरामिड का जो आपका एंड है ना, ये ट्रायंगल का जो आपका कोना है, यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा हुआ है जो जस्ट ट्रायंगल के नीचे है, इसको अपन बोलते हैं कैलाइसिस, ओके। तो ये कहलाते हैं हमारे कैलाइसिस। फिर किडनी जो होती है, अब ये वाला स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। देखिए ये किडनी है, किडनी का जो कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, फिर ट्रायंगल वाला पोर्शन ये मेडुला हो गया, जिनको अपन मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं, और 2 पिरामिड्स के बीच में ये दिख रहा है हमारा रिनल कॉलम, और किडनी और पिरामिड के जस्ट नीचे होता है हमारा कैलिक्स। फिर हो गया हमारा रिनल पेल्विस, रिनल आर्टरी आ रही है, रिनल वेन लेकर के जा रही है, और यहाँ से हमारा हाइलम से यूरेटर निकल रहा है। किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक जैसे हम पॉलीथीन चढ़ा देते हैं ना किसी चीज़ पे, ऐसे किडनी के ऊपर एक हमारा कैप्सूल चढ़ा हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं रिनल कैप्सूल, ओके। फिर देखिए आउटर कॉर्टेक्स हो गया, इनर मेड्यूला हो गया, और इन रिनल कॉलम्स को जो दोनों पिरामिड्स के बीच में, इनको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोलते हैं। फिर देखिए हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ऐसे दोनों किडनीज़ में मिला करके हमारे पास 20 लाख नेफ्रॉन या 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है हमारे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होता है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होता है टफ कैपिलरीज होता है। ये पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नेफ्रॉन दिखता कैसा है। देखो ये है एक नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में आप सबसे पहले देखना, नेफ्रॉन में एक अफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ठीक है, और एक इफरेंट आर्टेरियोल जा रहा है, और अफरेंट आर्टेरियोल आकर के बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर टूट रहा है जो बाद में जुड़ करके इफरेंट आर्टेरियोल बना रही हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ना, जो अफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल जा रहा है, पहली बात तो आप एक चीज़ समझो,
आर्टरी ही आ रही है और आर्टरी ही जा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, आर्टरी आ रही है और आर्टरी ही जा रही है, यहाँ पे वेन नहीं जा रही है। तो अफरेंट आर्टेरियल आ रही है और इफरेंट आर्टेरियल जा रही है। अफरेंट आर्टेरियल जो बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर टूट गई है, इन कैपिलरीज के ग्रुप को या इन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस जिस हमारे शी शेप्ड स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं ना, येलो कलर के जो दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है, बाउमेंस कैप्सूल जो है वो तो नेफ्रॉन का पार्ट है ही। फिर बाउमेंस कैप्सूल के बाद जो अगला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसको अपन बोलते हैं पीसीटी। फिर पीसीटी के बाद अगला पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जिसके अंदर दो लिम्स दिख रहे हैं आपको, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और जो ऊपर जा रहा है उसको अपन बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर लास्ट पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, ये होता है हमारा डीसीटी, और उसके बाद ये डीसीटी जाकर के हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मिल जाता है। ऐसा हर एक नेफ्रॉन जो होता है अल्टीमेटली जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में मिलता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं सारे जाकर के पेल्विस में ओपन हो जाते हैं। फिर ये देखिए, अफरेंट आर्टेरियल आया था, उसने ग्लोमेरुलस बनाया और इफरेंट आर्टेरियल चला गया। इफरेंट आर्टेरियल लौटते टाइम उसने क्या किया, पूरे नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेर लिया, बहुत सारे नेटवर्क एक बना लिया जिसको अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। ये अभी अपन आगे देखेंगे कि ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है और ये वासा रेक्टा होते हैं, ये दोनों ही हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म में या किस तरह से हमारे वाटर कंजर्वेशन में काम में आते हैं, ये चीज़ अपन आगे देखेंगे। फिर देखिए, ये हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन थे एक किडनी में, दोनों किडनी में मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। अपन ने ग्लोमेरुलस देख लिया, रेनल ट्यूब्यूल जो हमारा बाउमेंस कैप्सूल से लेकर के पूरा लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, ये सारा जो हो गया रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट हो गया। ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है या कैपिलरीज का ग्रुप है। ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल कहाँ से शुरू होता है, रेनल ट्यूब्यूल शुरू होता है बाउमेंस कैप्सूल से। ठीक है, और जो हमारा ये बाउमेंस कैप्सूल होता है अलॉन्ग विथ ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल दोनों को मिला करके अपन रीनल कॉर्पसल या फिर मेल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं, ये टर्म आप याद रखिएगा। फिर होता है हमारे पास पीसीटी, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनलेस लूप, डिसेंडिंग, और उसके दो पार्ट होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। फिर होता है हमारा डीसीटी, फिर होता है हमारा सीटी, कलेक्टिंग डक्ट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो हमारे मेडुला के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे हुए नेफ्रॉन होते हैं उनको अपन बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। और मेडुलरी नेफ्रॉन को जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन दोनों बात एक ही है। ये हमारा एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, ये डायग्राम देख लीजिए, एफरेंट आर्टेरियल जा रहा है, ये जहाँ पर इसने बहुत सारी कैपिलरीज बनाई हैं उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये बाउमेंस कैप्सूल में रखा हुआ है ना, और यहाँ से जो बाउमेंस कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन का पहला पार्ट शुरू हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वासा रेक्टा क्या होता है ये भी अपन पहले देख चुके हैं। अब देखो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है सिक्रेशन। पहले मैं इन तीनों का मतलब आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी किडनी, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। ये जो हमारा अफरेंट आर्टेरियल है ये ब्लड लेकर के आया, इस ब्लड में से हमने क्या किया, प्रोटीन छोड़ करके सब कुछ छान लिया हमने, कहाँ पर, बाउमेंस कैप्सूल में। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो था इस ब्लड का वो हमने छान लिया बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। बाउमेंस कैप्सूल के बाद में ये पहुँचने के बाद ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से लेकर के कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचेगा। इतने बीच में हमको इस ब्लड को जो हमने फ़िल्टर किया है, इस ब्लड का जो पोर्शन अपने को वापस से रीअब्जॉर्ब करना होगा, मतलब हमको जो हमने भेज दिया है बाउमेंस कैप्सूल में लेकिन हमको वापस चाहिए, तो उसको हम कर लेंगे रीअब्जॉर्ब। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे और डालनी है, जो मुझे बाहर निकालनी है बॉडी से, वो करवा दूंगा मैं सिक्रीट, जो ऊपर जब मैंने ग्लोमेरुलस के थ्रू, बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू जब फिल्ट्रेशन करवाया था तो नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो 3 चीज़ें होंगी। पहले मैं करवाऊंगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होगा किससे, किसमें, बाउमेंस कैप्सूल में। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो चीज़ मुझे काम की मेरी होगी वो मैं वापस रीअब्जॉर्ब कर लूँगा, और जो चीज़ नहीं होगी वो और एक्स्ट्रा जो होगा वो मैं सिक्रीट कर दूँगा। तो 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन में, एक होता है मेरा फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब काम की चीज़ें वापस से ले लेना, और सिक्रीशन मतलब जो और फालतू चीज़ें हैं वो ब्लड के थ्रू किडनी हमारे नेफ्रॉन में सिक्रीट कर देना। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कितना होता है, 1 मिनट में करीब 1100 से लेकर के 1200 ml जो ब्लड होता है वो हमारा एक किडनी में, हमारे दोनों किडनीज में मिला करके अप्रॉक्सीमेटली हमारा फ़िल्टर हो जाता है। अब देखिए, हमको पता है कि हमारे हार्ट से एक वेंट्रिकल से अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड निकलता है, तो 1/5 ऑफ द ब्लड जो है वो तो हमारा क्या कर रहे हैं अपन, हर मिनट केवल किडनी में फ़िल्ट्रेशन करवा रहे हैं। और किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है तो करीब हमारा 180 लीटर ब्लड जो होता है वो दिन भर में हमारा बॉडी में फ़िल्टर हो जाता है।
लेकिन इतनी यूरिन तो बनती नहीं है, तो उसमें से 99.99% पोर्शन हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और केवल थोड़ा सा ही पोर्शन जो होता है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। यहाँ पर जो हमारी लेयर्स होती हैं, यहाँ पर जो हमारे टफ कैपिलरीज़ हैं, तो कैपिलरीज़ में होगा हमारा पहला लेयर होगा एंडोथीलियम का, जैसे अपन ने लंग्स में देखा था। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर हमारे होगी एंडोथीलियम, ये जो बाउमेंस कैप्सूल होगा उसकी मेम्ब्रेन होगी, और इन दोनों के बीच में होंगे हमारे सब्सटेंस। कैसे, देखिए, एंडोथीलियम होगी हमारी ब्लड वेसल में, उसके बाद हमारा बाउमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम होगा, और इन दोनों के बीच में एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द टू लेयर्स, और इन दोनों के बीच में एक हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो 3 लेयर्स को क्रॉस करके ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है। ठीक है, जो हमारी बाउमेंस कैप्सूल होती है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं, उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं पोडोसाइट्स, और इनके पास क्या होते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट या पोर्स होते हैं, और ब्लड जो होता है इन पोर्स के थ्रू होते हुए गुजरता है। ये पोर्स ऐसे होते हैं कि बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू होते हुए हमारा प्रोटीन क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, और इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड की हर चीज़ फिल्टर होकर के जा सकती है हमारे यूरिन में, सिर्फ प्रोटीन नहीं जा सकता। ठीक है, जब कभी कोई बीमारी होगी किडनी में तभी प्रोटीन बाहर, तभी उन पोर्स से क्रॉस कर सकता है, नहीं तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर प्रोटीन नहीं मिलता है। ठीक है, अब GFR जो होता है वो कितना होता है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ अपन आगे देखेंगे। फिर देखिए, अपन बात करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की। ठीक है, जब हमारा ब्लड आता है और ब्लड फिल्ट्रेशन होता है तो उस फिल्ट्रेशन की एक रेट होती है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फ़िल्टर हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 125 ml ब्लड जो है फ़िल्टर हो जाता है पर मिनट। मतलब अगर मान के चले तो एक इंसान में दिन भर में 180 लीटर जो है वो ब्लड जो है फ़िल्टर होता है। लेकिन देखिए 180 लीटर यूरिन तो हमको बनती नहीं है, इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 99% जो वो होता है फिल्ट्रेट होता है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हमारी यूरिन जो होती है करीब 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही हमको दिन भर में बनती है। गर्मी में यूरिन थोड़ा सा कम बनती है, ठंड में यूरिन थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, और डिपेंड करता है कि हम वाटर कितना कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से भी हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए, हमारा GFR जो है, देखो जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी में यूरिन बनेगी, और जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में यूरिन बनेगी उतना ही ज़्यादा हम वाटर लॉस करेंगे। तो मतलब अगर मान लीजिए कि मेरी बॉडी में मान लीजिए पानी की कमी है, तो मुझे बॉडी से वाटर लॉस कम करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरी बॉडी में यूरिन बने ताकि मेरी बॉडी में पानी बचा रहे। तो मैं क्या करवा दूंगा, GFR अपना कम कर दूंगा। GFR कम कर दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि मेरी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और मुझे अपनी बॉडी से वाटर को बाहर निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में मैं GFR बढ़ा दूंगा तो मेरी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो GFR को अगर मुझे बढ़ाना है या कम करना है, इन दोनों को कैसे किया जाता है, तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है, उसको अगर हम कम कर देते हैं तो GFR हमारा कम हो जाएगा, और अगर उसको हम बढ़ा देते हैं, हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा GFR जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमारा काम में आता है एक एपरेटस जिसको अपन बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, नाम में ही ग्लोमेरुलर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलस से रिलेटेड होगा। और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है वो एक्चुअली बनता कैसे है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारी DCT होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अपन ने देखा था ना, वो और अफरेंट आर्टेरियोल के बीच के दोनों के मिलने से हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है। मतलब हमारी ये जो अफरेंट आर्टेरियोल होती है, ये जो हमारी अफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये, और पास में होता है यहाँ पर हमारा DCT। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो हमारा अफरेंट आर्टेरियोल है ना, और ये जो हमारी DCT है, जो आपको दोनों दिख रही हैं, ये दोनों एक्चुअली यहाँ डायग्राम में तो अपन ने बहुत दूर बना रखी है, इन रियलिटी ये दोनों एक दूसरे के बहुत आसपास होते हैं। तो इन दोनों के सेल्स के मॉडिफिकेशन से हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस बनता है। फिर देखिए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बेसिकली करवाता क्या है, तो वो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में काम में आता है, जो अपन आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए हमारे कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, इस बारे में भी अपन बात करते हैं। तो ये यहाँ पर जो NCERT में दिया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, इसके लिए मैंने सिंपली कुछ बनाए हुए नोट्स, वहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी रीअब्जॉर्ब होती हैं। जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है बाउमेंस कैप्सूल में, उसके बाद देखिए जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन से चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं वो होती 3, एक्चुअली 5 चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, यूरिया एंड वाटर। देखिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनका होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सोडियम का भी होता है, सोडियम पंप लगा हुआ होता है तो सोडियम पंप से होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और इसके अलावा हमारा जो वाटर होता है और यूरिया, इन दोनों का होता है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन। मतलब हमारे पास कुल मिलाकर के 5 चीज़ें जो हैं जिनको हम रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने ब्लड में वापस ले रहे हैं, वो हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, यूरिया एंड वाटर। जिसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम का होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब एनर्जी स्पेंड करके, एंड यूरिया एंड वाटर का होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब वो बिना एनर्जी स्पेंड किए हो जाता है। अब देखिए
सिक्रीशन होता है 3 चीज़ों का, जो हम क्या करते हैं ब्लड से उठा करके वापस से नेफ्रॉन में फेंक देते हैं, बल्कि और ज़्यादा फेंक देते हैं क्योंकि उनको हमको बॉडी से निकालना है। ये है हमारे H+ मतलब हमारे प्रोटॉन, पोटेशियम और अमोनिया। तो आप अभी मैं अलग अलग सेगमेंट्स आपको बताऊंगा, उसमें आप देखोगे तीनों जो हैं ये एक साथ ही एक्सक्रीट हो रहे हैं, चाहे आपका PCT हो, चाहे आपका DCT हो, चाहे आपका CT हो। इन तीनों में ही इनका हाइड्रोजन का, H+ का, हमारे K+ का और अमोनिया तीनों का सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो अपन एक एक सेगमेंट की बात करते हैं। अपन को पता है कि हमारे पास सेगमेंट्स कितने हैं। हमारे पास सेगमेंट है, एक होता है हमारे पास PCT, फिर आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, फिर आता है हमारा DCT और फिर आता है CT। तो हमको 4 अलग अलग सेगमेंट्स का पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए PCT में जब हमारा जो फिल्ट्रेट है बाउमेंस कैप्सूल से सबसे पहले पहुँचता है PCT में हम क्या करते हैं, वही अपन ने 3 चीज़ें देखी थी, H+, अमोनिया और K+, इन तीनों को सिक्रेट कर दिया जाता है PCT में। जबकि यहाँ से हम क्या करते हैं PCT से वाटर, सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट्स और HCO3- इन तीनों को हम कर लेते हैं रीअब्जॉर्ब। तो जो बाउमेंस कैप्सूल में जो हमारा फिल्ट्रेट आता है ना, ब्लड फिल्टर होकर के आता है, उसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है PCT से वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो PCT से हम मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, PCT से हम मोस्ट ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और PCT से मोस्ट ऑफ द हम HCO3- रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिक्रेट क्या क्या कर देते हैं, H+, अमोनिया एंड K+। ठीक है, फिर देखो जब ये फ्लूइड जो है हमारा PCT के पास पहुँचता लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले से के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है उससे हम वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हम सॉल्ट को या इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब नहीं करते। जबकि असेंडिंग लिम्ब से हम क्या कर लेते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले से जब पानी उतर रहा होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हम वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हम इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर देखिए, तो ये इसका सिग्निफिकेंस जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी अपन को आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझ में आएगा। फिर देखिए, फिर हमारा फ्लूइड पहुंचता है DCT के पास। DCT में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा PCT में हुआ था कि वहाँ से अपन ने वाटर, सोडियम और हमने HCO3- रीअब्जॉर्ब किया था, ऐसे यहाँ पर DCT में भी हम वाटर, सोडियम और HCO3- रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसा हमने PCT में देखा था कि हमने H+, अमोनिया और K+ को सिक्रेट किया था, ऐसे ही DCT में हम H+, अमोनिया और K+ को सिक्रेट कर देते हैं। जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से हम सोडियम, वाटर और यूरिया इन तीनों को रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जबकि H+, K+ और यूरिया को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से हम क्या करते हैं, देखो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम कलेक्टिंग डक्ट का होता है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट से हम सोडियम, वाटर और यूरिया को रीअब्जॉर्ब करते हैं, जबकि H+ और K+ का यहाँ पे सिक्रेशन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में अमोनिया का सिक्रेशन नहीं होता है, और कलेक्टिंग डक्ट से HCO3- जो होता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। ये आप चाहो तो ये PDF जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। फिर देखिए, अब बात करते हैं अपन हमारे बॉडी का BP कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो पहले थोड़ा सा अपन वापस इस पर आ जाएँ। यहाँ पर अपन ने ये देख लिया फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसमें PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, इन सब का क्या पार्ट है, क्या रोल है, ये अपन देख लेते हैं। अब ये डायग्राम में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ग्लोमेरुलस के बाद, बाउमेंस कैप्सूल के बाद जो हमारा PCT था, PCT में ये देखिए HCO3- हमारा रीअब्जॉर्ब हो गया, NaCl मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो गए, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गए, न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो गए। ये जो K+ का एरो बना हुआ है ये गलत बना हुआ है। ठीक है, K+ को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, सिक्रेट किया जा रहा है ना। तो ये NCERT का एक करेक्शन ही आप कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं यहाँ आपको। फिर अब हम देखते हैं कंसनट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कि जो हमारी यूरिन बनती है, जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जितना भी फिल्ट्रेट हमारे पास आया उसको हम कंसनट्रेट कैसे करते हैं। देखो हमारे पास करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट आता है दिन भर में, चूँकि पूरा जो है फिल्ट्रेट हमको यूरिन के फॉर्म में निकालना तो नहीं है, हमको 99% तो रीअब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब जो हमको करना है, बेसिकली हमको वाटर और सॉल्ट्स जो रीअब्जॉर्ब करने हैं, उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमको कोई ना कोई मैकेनिज्म लगानी लगेगी, ताकि हम 99% वाटर रीअब्जॉर्ब कर सकें, केवल 1% वाटर, करीब 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही हमारी बाहर निकले। तो उसके लिए जो हमारी मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं उसमें 2 चीज़ें काम में आती हैं। एक तो हमारा हमने नेफ्रॉन का देखा था, हेनलेज लूप, और दूसरा हम देखते हैं वासा रेक्टा, जो हमने देखी थी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है बहना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना इनकाउंटर, तो वैसे ही होता है काउंटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो हेनलेज लूप है उसमें जो फ्लूइड की डायरेक्शन होती है, हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के बहने की जो डायरेक्शन होती है हेनलेज लूप में, और जो वासा रेक्टा में ब्लड के बहने की डायरेक्शन होती है, ये दोनों होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, इसलिए उसको अपन बोलते हैं काउंटर करंट।
ओके, अब होता क्या है यहाँ पर देखिए आप कि ये देखिए यहाँ हमारे ये अफरेंट आर्टेरियोल है आया और इफरेंट आर्टेरियोल चला गया और इफरेंट आर्टेरियोल ही क्या बनाएगा, हमारा वासा रेक्टा बनाएगा। अब देखिए ग्लोमेरुलस से हमारा जब सबसे पहले फिल्ट्रेट आया तो वो था हमारा करीब कितना 300 उसकी कंसंट्रेशन थी, मतलब जो हमारा फिल्ट्रेट आया उसकी कंसंट्रेशन थी करीब 300। फिर जब वो नीचे गया तो हमारे पीसीटी से होते हुए जब वो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचा, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अपन को पता है कि वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है, इससे सॉल्ट नहीं निकल सकता। तो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हमारा वाटर जो है वो निकल करके बाहर आ गया, ठीक है, पैसिवली हमारा वाटर जो है बाहर डिफ्यूज़ हो गया। तो जैसे जैसे फ्लूइड गुजरता जाएगा और इससे पानी कम होता जाएगा, वैसे वैसे नीचे पहुँचते पहुँचते हमारा जो कंसनट्रेशन होगी फ्लूइड की वो बढ़ती जाएगी। तो देखिए ये 400 से 600, 800, 1000 और फिर हमारे जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल एंड पॉइंट पर ये पहुंच गया 1200 कंसंट्रेशन हो गई। अब जब हमारे फ्लूइड ऊपर चढ़ना शुरू हुआ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो ऊपर जाते जाते क्या किया हमने, सॉल्ट निकालने से शुरू कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता। तो हमने क्या किया, पहले पानी निकाला तो हमारा जो फ्लूइड था वो कंसनट्रेटेड हो गया, और जब ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचा तो हमने निकाल लिया सॉल्ट। तो ये वापस से क्या हो जाएगा, वापस से इसकी कंसनट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। और इस पानी की देखिए कंसनट्रेशन, ये जो फ्लूइड की कंसनट्रेशन हो गई 200। जब ये डीसीटी पे पहुंचा तो डीसीटी पे हमको पता है कि डीसीटी जो होता है सॉल्ट एंड वाटर दोनों के लिए परमिएबल होता है। तो यहाँ से हमको यूरिन जितनी डाइल्यूट करनी होगी या जितनी कंसनट्रेटेड करनी होगी, और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के रिस्पॉन्स में के प्रेजेंस में हम जितना यहाँ पर डाइल्यूट या कंसनट्रेट करना होगा उस यूरिन को, हम उतना सॉल्ट और वाटर हम यहाँ पर डीसीटी पे निकाल सकते हैं। सेम चीज़ ये जो हमारे जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी हमको जितनी ज़रूरत होगी उतना सॉल्ट एंड वाटर हम जो होगा निकाल लेंगे एज़ पर हमारे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में जितना हमको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और हमारी ये जो यूरिन होगी, जो यूरिन बनेगी वो यूरिन हमारी निकल जाएगी बाहर। तो जैसे गर्मियों के टाइम पे हमको ज़्यादा वाटर रिटेन करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए यूरिन जो गर्मियों में बनती है हमको वो काफ़ी कंसनट्रेटेड बनती है। ऐसे ठंडियों में हमको वाटर कम कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी यूरिन जो होती है काफ़ी डाइल्यूटेड बनती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होगे, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहाँ से यूरिया भी थोड़ा सा निकल रहा है। ये यूरिया बेसिकली हमारे नेफ्रॉन के ये यहाँ पे लूप ऑफ हेनले वाले के पास वाले पोर्शन बना हुआ होता है, और ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले का पास का जो पोर्शन होता है इसको ये काफ़ी यहाँ पर कंसनट्रेटेड बना कर रखता है यूरिया। देखिए हमको पता है कि किसी भी हमारे मिक्सचर में या किसी भी हमारे सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे उतना ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड होगा। अब ये सॉल्यूट क्या है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन होगी। तो यहाँ पर ये जो नेफ्रॉन का ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारा यूरिया इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से नेफ्रॉन का ये पार्ट जो है ये काफ़ी कंसनट्रेटेड हो जाता है, जिससे वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब करना आसान पड़ता है। हमारे लूप ऑफ हेनले से वाटर रीअब्जॉर्ब करना आसान पड़ता है, क्योंकि उसके बाहर वाला जो इंटरस्टिशन वाला पोर्शन है वहाँ पर अच्छी खासी क्वान्टिटी में यूरिया है। ओके, तो ये जो यूरिया होता है, हम यूरिया खुद बॉडी से एक्सक्रीट भी करते हैं, और इसी यूरिया को हम नेफ्रॉन के आसपास के इंटरस्टिशन के पोर्शन में यूज़ करके कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं ताकि हम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सकें। अब देखो हमको पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हमने वाटर निकाला था और असेंडिंग लिम्ब से निकाला था हमने सॉल्ट। वासा रेक्टा में देखो उल्टा हो रहा है, वासा रेक्टा जब नीचे आ रही होती है, ठीक है, जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है वो हमारे लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट के पास में होता है। तो हमको पता है कि असेंडिंग पार्ट से हम निकाल देते हैं सॉल्ट, और हमारे वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग पार्ट है उसके अंदर चला जाता है सॉल्ट, ठीक है, और यहाँ से हमारा वाटर निकल सकता है। तो देखिए वासा रेक्टा जब ब्लड लेकर के आएगी तो उसके अंदर सबसे पहले सॉल्ट एंटर होता जाएगा, कंसनट्रेशन इसकी बढ़ती जाएगी, वाटर भी हम निकाल रहे हैं इससे तो कंसनट्रेशन इसकी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद जब ये लौटा के ब्लड ले जाने लगेगी तब क्या हो जाएगा, हम इससे सॉल्ट निकाल सकते हैं, और सॉल्ट हम निकाल देंगे तो वापस से इसका कंसनट्रेशन जो होगा वो 300 हो जाएगा। हमारे ब्लड का नॉर्मल कंसनट्रेशन जो होता है 300 मिली ऑस्मोल होता है, इसलिए ये जो हमारा ब्लड, ये जो वासा रेक्टा का हमारा ब्लड आ रहा है और जो जा रहा है ये 300 मिली ऑस्मोल है। ओके, तो देखिए ये थोड़ा सा काउंटर करंट मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर देखिए इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये जो काउंटर करंट हम मैकेनिज्म होता है ये बेसिकली हमारे वाटर कंजर्व करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, और बेसिकली मोटा मोटा जैसा हमारे इंसानों में ये मैकेनिज्म हो रहा है बाकी सारे जानवरों में भी लगभग कुछ इस तरह का ही मैकेनिज्म होता है। फिर देखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो होता है इसको थोड़ा सा मैंने नोट्स बना लिए हैं इसके अलग से, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैं आपको नोट्स से बता देता हूँ उसको। देखिए हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है
पूरा हमारे वाटर के कंसंट्रेशन पर। अगर मान लीजिए कोई इंसान है धूप में खड़ा हुआ बहुत लंबे टाइम से, उसको पसीना निकल रहा है, तो सीधी बात है उसकी बॉडी से काफ़ी डिहाइड्रेशन उसको हो जाएगा, तो उसकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, मतलब जब हमारी बॉडी में खून की जो वॉल्यूम है जब वो कम हो जाता है, तो हमारा हार्ट के पास पंप करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता पूरी बॉडी को भेजने के लिए, तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई जो होती है कम हो जाती है, तो हमारा बीपी जो होता है वो फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो या आयनिक कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, इन सारी कंडीशंस में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, हमारी बॉडी से पानी की कमी हुई, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे हमने बहुत सारा चाहे हमको पसीना बहुत निकल गया हो या हम डिहाइड्रेट हो गए हो, किसी भी कारण से मान लीजिए हमारी बॉडी में लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, ठीक है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में जाकर के ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे स्टिमुलेट होंगे। ये हाइपोथैलेमस जो होगा वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटीडायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है उसको सेक्रेट कर देगा। ये एंटीडायरेटिक हार्मोन जो होता है वो हमारे डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल और डीसीटी और सीटी पे जाकर के सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। अब देखिए सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन जब हमारी बॉडी में होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, पानी जो होगा ज़्यादा ठहरना शुरू हो जाएगा, यूरिन बनना कम हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा। जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हमारा नॉर्मल आ जाएगा तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर जो पहले स्टिमुलेट हो रहे थे, जो कि हाइपोथैलेमस से ये सब करवा रहे थे, वो अब स्टिमुलेट होने बंद हो जाएंगे। हमारी बॉडी में जो एडीएच का सेक्रेशन है वो कम हो जाएगा। जो पहले ज़्यादा सेक्रेशन किया जा रहा था बीपी बढ़ाने के लिए वो अब कम कर दिया जाएगा, वो नॉर्मल सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। देखिए एडीएच जो है वो ना सिर्फ हमारा सोडियम एंड वाटर कंजर्वेशन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम एंड वाटर कंजर्वेशन करवाता है और हमारे बॉडी का बीपी बढ़ाता है, बल्कि एडीएच जो है वो हमारी ब्लड वेजल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो अपने आप बीपी जो होता है हमारा बढ़ जाएगा। अब एनसीईआरटी में ये दोनों लाइनें आगे पीछे लिखी हैं, लेकिन आप ध्यान रखना ये अलग पॉइंट है। जब बीपी बढ़ता है हमारा तो हमारा जीएफआर का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए जीएफआर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो जब हमारा बीपी बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए हम बॉडी से वाटर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसलिए बीपी बढ़ता है तो जीएफआर बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बढ़ेगा, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बढ़ेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगी, यूरिन ज़्यादा बनेगी तो बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो बीपी वापस से नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, फिर एक होता है हमारा जस्टर ग्लोमेरुलस अपरेटस। जस्टर ग्लोमेरुलस अपरेटस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो हमारा डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी और अफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी बॉडी का बीपी कम हुआ, ठीक है, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर बीपी भी कम हो जाएगा, तो हमारा जीएफआर बनना कम हो जाएगा। जब जीएफआर कम होगा तो सीधी बात है कि हमारी बॉडी का जब बीपी कम है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होंगे वो स्टिमुलेट होंगे। जब वे स्टिमुलेट होंगे तो रेनिन सेक्रेट करेंगे। ये है RENIN। एक होता है RENNIN, रेनिन, वो एंजाइम होता है, वो इन्फेंट्स के पेट में मिलता है मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए। ये रेनिन है, RENIN, ये अलग है। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है लेकिन ये अलग एंजाइम है। तो रेनिन जो होता है वो हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एनजीओ मतलब होता है ब्लड वेजल और टेंशन मतलब होता है टेंशन। ठीक है, तो ये ब्लड वेजल में टेंशन क्रिएट करता है, मतलब बीपी बढ़ाता है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उस पर रेनिन एक्ट करेगा तो उससे बन जाएगा एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 जो होगा वो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली जाकर के वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, मतलब हमारे ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। जब ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा बीपी पूरी बॉडी का भी बढ़ेगा और हमारा ग्लोमेरुलर बीपी भी बढ़ जाएगा। जब ग्लोमेरुलर बीपी बढ़ेगा तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा बीपी कम हुआ तो वो हमारा बीपी क्या हो गया, वापस से नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब देखो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, जब ये अपन ने देखा जीएफआर से जो हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से सीक्रेट हो रहा था, ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे भी जाकर स्टिमुलेट करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगा। एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, हमारी बॉडी का बीपी बढ़ाएगा और जीएफआर बढ़ाएगा। ठीक है, देखो एल्डोस्टेरोन और एडीएच दोनों का काम सेम होता है लेकिन दोनों सीक्रेट अलग अलग जगह से होते हैं। हमारा एडीएच सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जबकि एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स से। इसको अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं एल्डोस्टेरोन को। ये एंडोक्राइन में भी आगे डिटेल में आ जाएगा। तो अभी देखिए हमने 2 मैकेनिज्म देख लिए। एक हमारा बीपी फॉल हो रहा था तो हमने क्या किया, हमने एडीएच सेक्रेट करवाया। दूसरा हमारा बीपी फॉल हो रहा था तो हमने क्या किया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को स्टिमुलेट करवा दिया। इन दोनों ने ही क्या किया, बढ़ते हुए बीपी, गिरते हुए बीपी को बढ़ा दिया। अब एक तीसरी मैकेनिज्म होती है जो बढ़े हुए बीपी को कम करती है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बॉडी में बीपी ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरे ऑरिकल्स जो होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को, हार्ट के राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को जो होगा ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, ब्लड जो होगा उनके पास ज़्यादा पहुँचेगा। जब एट्रियाज में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो खिंचेंगे।
सोचिए अगर हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा अगर ब्लड उसके अंदर भरने लगे हार्ट में, जिससे उसको ज़्यादा पंप करना पड़े, तो हार्ट पे लोड पड़ेगा। तो हमारे ऑरिकल्स में जब ज़्यादा ब्लड आने लगता है तो ऑरिकल्स खींचते हैं, जब ऑरिकल्स खींचते हैं तो वो एक एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं। देखिए एट्रियल मतलब नाम से क्लियर है कि एट्रियाज में होगा, नेट्री मतलब होता है सोडियम और यूरेटिक मतलब होता है यूरिन। तो ये क्या करवाएंगे, ये एट्रियाज जो हैं ये सोडियम को यूरिन से बाहर निकलवाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करवाता है, ये हमारे बॉडी के ब्लड वेजल्स को डायलेट करवाएगा, ब्लड वेजल्स को डायलेट करवाएगा, ये बीपी कम करवा देगा, ठीक है। और एएनएफ जो होता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को कंट्रोल करने में काम में आता है, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ये कम बीपी को बढ़ा रहा था। तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर क्या करता है, हमारा एएनएफ जो होता है ये हमारे बढ़े हुए बीपी को कम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से दोनों मिलजुल करके काम करते हैं और दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, तो ये हमारा किस तरह से हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और एएनएफ काम करता है, इस बारे में बात हो गई। अब देखते हैं मिक्सचुरेशन। देखिए मिक्सचुरेशन का मतलब होता है यूरिन बाहर निकालना। जब हमारे दोनों किडनीज़ में धीरे धीरे करके यूरिन बनती रहती है तो वो जाकर के अल्टीमेटली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठी होती रहती है तो उसके अंदर लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिन जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मतलब हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगे हुए थे जब वो खींचते हैं तो वो सिग्नल भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको बहुत तेज़ी से करवाता है कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह से बच्चा पैदा करने के लिए या डिलीवरी करवाने के लिए यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसी तरह से यूरिन बाहर निकालने के लिए हमारे यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो हमको फील होता है कि अब हमको यूरिन पास करनी है। हमारे पास दो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं, एक लगा होता है अंदर जो ब्लैडर के पास होता है और एक लगा होता है बाहर जो हमारे जहाँ से हम यूरिन करते हैं ना, जो हमारे टिप होता है उस जगह पे लगा हुआ होता है। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है जो अंदर ब्लैडर के पास लगा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, वहाँ वो रिलैक्स हो जाता है और वहाँ से यूरिन आके हमारे जो बाहर वाला स्फिंक्टर है उसके पास तक पहुँच जाती है। फिर हमको बहुत तेज़ अर्ज आती है यूरिन करने की और फिर हम ये हमारे कंट्रोल में होता है बाहर वाला जो स्फिंक्टर है, ठीक है, जो पेनिस के टिप पर लगा होगा या फीमेल में जो टिप पर लगा हुआ होगा यूरेथ्रा की। तो जब हम उसको रिलीज़ कर देते हैं तो यूरिन जो होती है वो बाहर निकल आती है और यूरिन बाहर निकलने के प्रोसेस को निकालने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं मिक्सचुरेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसमें किडनीज़ में यूरिन बन रही है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो रही है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है और वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवा के यूरिन बाहर निकाल रहा है, इस पूरे को अपन बोलते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। एक दिन में करीब हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं। हमारी यूरिन जो होती है हल्की सी लाइट येलो कलर की होती है। ये येलो कलर जो है ये बिलिरुबिन बिलिवरिडिन के कारण होता है। ये वही बिलिरुबिन बिलिवरिडिन है जो हमारे लीवर के बाइल से निकलता है और जिस कारण से हमारे फीसेस का कलर भी येलो होता है, ठीक है। यूरिन जो होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है, हल्की सी एसिडिक होती है, क्योंकि एसिडिक इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पर बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ ना हो पाए। यही एसिडिक के ही कारण यही हमारी जो वेजाइना होती है फीमेल्स की वेजाइना भी स्लाइटली एसिडिक होती है ताकि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाएँ। तो ये एसिडिक रखने का कारण यही है, ठीक है। इसका एक उसमें यूरिया की स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होता है। करीब एक दिन में हम 25 से 30 ग्राम यूरिया जो होते हैं बाहर निकाल देते हैं। फिर जो हमारा यूरिन है, यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है। हमको पता है कि हमारे लेबोरेटरीज़ में टेस्ट हम करते हैं यूरिन का, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये हम देख सकते हैं। देखो यूरिन में नॉर्मली ग्लूकोज नहीं आता है। ग्लूकोज क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी होता है वो वापस से अगर किडनी में पहुंच भी जाता है नेफ्रॉन्स में तो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर ग्लूकोज यूरिन में आने लगे इसका मतलब है कि मेरी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मुझे डायबिटीज़ है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाउरिया। ग्लूकोज का यूरिन में निकलने को बोलते हैं ग्लाइकोसाउरिया। ऐसी कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं, कीटोन बॉडीज़ का यूरिन में निकलने को बोलते हैं अपन कीटोन यूरिया। और ये दोनों ही चीज़ें अपन को डायबिटीज़ मेलाइटिस में मिलती हैं। देखो कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी बॉडी में फ़ैट टूटता है तो बनते हैं फैटी एसिड्स, और ये फैटी एसिड का जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उससे बनता है कीटोन, ठीक है। एसिड से हमको पता है कि कीटोन बनाया जा सकता है, ठीक है, रिडक्शन करके। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब डायबिटीज़ वाला इंसान जो होता है, जब उसकी बॉडी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है या उसकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है तो उसकी बॉडी का ग्लूकोज जो होता है प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। जब ग्लूकोज प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं होता तो उसकी बॉडी जो होती है फ़ैट तोड़ करके ग्लूकोज बनाने लगती है, और जब ये फ़ैट टूटता है तो उससे बनती हैं कीटोन बॉडीज़ जो कि यूरिन में आने लगती हैं। इसको अपन बोलते हैं कीटोन यूरिया। आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए
इसके अलावा हमारी बॉडी में और क्या एक्सक्रीशन होता है, तो देखिए किडनीज़ तो एक्सक्रीशन कर ही रही हैं। इसके अलावा हमारी लंग्स जो होती हैं वो दिन भर में करीब 18 लीटर पर डे CO2 जो है निकालती हैं बाहर, ठीक है। इसके अलावा हमारे लंग्स से वाटर लॉस भी होता है बहुत सारा। लिवर जो है बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लिवर जो है वो हमारे क्या क्या एक्सक्रीट कर रहा है, तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन एक्सक्रीट कर रहा है। इसके अलावा लिवर कोलेस्ट्रॉल को भी निकालता है। इसके अलावा हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी तोड़ता है। बहुत सारे विटामिन एंड ड्रग्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको भी निकाल करके लिवर बाहर करता है। स्वेट ग्लैंड्स जो होता है, जो हमको पसीना आता है, उसकी कंपोजिशन लगभग यूरिन जैसी ही होती है। स्वेट जो होता है उसमें पानी भी निकलता है और सॉल्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यूरिया भी निकलता है। सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, जिन कारण से हमको चेहरे पे फुंसियाँ होती हैं, वो क्या सिक्रेट करते हैं, तो वो सीबम सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेरोल्स और हाइड्रोकार्बन सिक्रेट करते हैं। नॉर्मली सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल सिक्रेट करते हैं और वो हमारी स्किन पे एक लेयर बनाते हैं ऑयल की। लेकिन सीबम भी सिक्रेट करने के कारण ये अगर ये जाम हो जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड अगर ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस कारण से हमको फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं। फिर देखिए डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जब हमारे ब्लड में, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, तो अगर यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो वो कहला जाएगा यूरेमिया, ठीक है। और इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, बॉडी की एक आर्टरी लेंगे, ठीक है, उस आर्टरी में लगाएंगे हम नीडल और उस आर्टरी से निकालेंगे अपन ब्लड। उस आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, फिर उसमें मिला देंगे हेपेरिन, क्योंकि हेपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमने ब्लड निकाला है बॉडी से, जो हम निकाल रहे हैं, ये जम ना जाए कहीं रास्ते में ही, ठीक है, क्लॉट्स ना बनने लगे, तो हमने उसमें डाल दिया हेपेरिन। फिर इस ब्लड को हम लेते हैं और हम डालते हैं एक मशीन में, ठीक है। इस मशीन में लगी होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ होते हैं फ्लूइड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं डायलेजिंग फ्लूइड। तो चूँकि हमको क्या करना, चूँकि हमको पता है कि हमारे ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जब हम इसको मशीन से गुजारते हैं तो मेम्ब्रेन क्रॉस करके, चूँकि जो हमारा डायलेजिंग फ्लूइड हमने मशीन के अंदर भरा हुआ पहले से, उसके अंदर कोई यूरिया नहीं है, तो बिकॉज ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हमारे ब्लड से यूरिया जो होगा वो थ्रू डिफ्यूजन पहुँच जाएगा इस डायलेजिंग फ्लूइड के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लड को हम लेंगे, इसके अंदर अपन डालेंगे वापस से हमारा एंटी हेपेरिन, या हम क्या कर देंगे हम क्या डाल देंगे, इसके अंदर एंटी हेपेरिन मिला देंगे, ठीक है, ताकि जो हमने ब्लड जो लिया था जिसमें हमने हेपेरिन मिलाया था, इसको बाद में मशीन से निकालने के बाद हम इसमें मिला देंगे एंटी हेपेरिन, क्योंकि हमको उसको बॉडी में के अंदर वापस डालना है। और हम क्या करेंगे, एक दूसरी आर्टरी लेंगे और वहाँ से हम क्या कर देंगे, इस ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमने क्या किया, एक आर्टरी से ब्लड निकाला, उसको हमने मशीन से गुजारा, और उस मशीन में ये क्या हुआ, ब्लड जो है उसका, हमने जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे, जो हमारा यूरिया था, वो हमने बाहर निकाल लिया। और उसके बाद उस ब्लड को हमने क्या किया, दूसरी आर्टरी से हमने बॉडी के अंदर डाल दिया, ठीक है। आर्टरी भी यूज़ कर सकते हैं अंदर डालने के लिए, हम वेन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही चल जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, यहाँ पर तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिया हुआ है। फिर देखिए, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो हम डायलिसिस कर सकते हैं। और अगर डायलिसिस भी हमको अगर हमारा कितने दिन तक हम डायलिसिस करेंगे, तो अगर हमको डायलिसिस से मुक्ति पानी है तो हमको फिर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसको अपन बोलते हैं रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो यूजुअली जब हम किसी इंसान को किडनी लगाते हैं तो उसके ही किसी क्लोज रिलेटिव की, या उसके भाई बहन की, या माँ बाप की किसी एक की लगाते हैं, ताकि बॉडी रिजेक्ट ना करे, क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उस किडनी को रिजेक्ट ना करे, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत कॉमन है कि किसी इंसान को किसी की किडनी ट्रांसप्लांट की गई और वो किडनी जो है रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसकी बॉडी, उसके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसने अटैक कर दिया, उस किडनी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी हमारे रिलेटिव की ही किडनी दूसरे को लगाते हैं, ठीक है। और अगर रिलेटिव की किडनी नहीं मिलने लगती है तो फिर हम मैचिंग करके फिर किसी तीसरे इंसान की भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि पहले किसी क्लोज रिलेटिव की ही लगाई जाए। फिर देखिए रीनल कैल्कुलाई मतलब कैल्शियम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्टोन होते हैं, किडनी स्टोन्स को अपन रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और ग्लोमेरुलो मतलब हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन मतलब किडनी, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारे किडनी के इन्फ्लेमेशन को अपन क्या बोलते हैं, या ग्लोमेरुलस के इन्फ्लेमेशन को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें किडनी में आ जाएगी सूजन, किडनी में हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, जिस कारण से किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तो अब देखिए, जो किडनीज़ होती हैं उसके फंक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड में यूरिया चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड हम चेक कर सकते हैं, ब्लड अमोनिया हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं बताई हुई है, किडनी जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, और वह है ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किडनी इरेथ्रोपोइटिन सिक्रेट करती है, और ये इरेथ्रोपोइटिन जो होता है वो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारी। इस पे चूँकि पहले नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखना, किडनी इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसी इंसान में अगर किडनी फेलियर है, उसकी किडनी ख़राब हो गई, तो उस इंसान में एनीमिया भी मिलेगा, क्योंकि उस इंसान की बॉडी में ब्लड बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।